हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन लेक्चर में हम सब बात करेंगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के बारे में। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच है। साथ ही आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम की बात करते हो, आप कहते हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। क्या मतलब इन सब चीजों का? तो पहला वर्ड है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह हो गया कि बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। साथ ही अगर ऐसा बोल दे कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह हो गया कि बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क अबाउट अ गिवन पॉइंट जीरो हो जाए, यानी उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी जीरो हो जाए। अगर दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं तो बॉडी टोटल नेट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। और हम लोग आज क्लास में बात करेंगे केवल और केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स एक साथ एक्ट हो रहे। ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने और इससे बहुत सारे फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। F1 ये हो गया, F2 ये एक्ट हो रहा है, F3 ये एक्ट हो रहा है और F4 ये एक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस और भी लगाए जा सकते हैं। ये सारे फोर्सेस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है और ये कह दिया गया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो बताइए इन सारे फोर्सेस का क्या कंडीशन होगा। तो पहली बात मैं वेक्टर में डायरेक्ट लिख पाऊंगा कि ये देखो, ये हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये सारे का समेशन क्या हो जाना चाहिए? जीरो के बराबर। पहला तो ये। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो बहुत बार इससे काम हो जाता है, और ये तब इससे काम हो पाता है जब ये सारे वेक्टर फॉर्म में लिखे हो। लेकिन अगर ये सारे पिक्टोरियली आपके पास गिवन हो, ज्योमेट्रिकली आपके पास गिवन हो, तो ऐसे में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 परपेंडिकुलर एक्सेस चूज करने चाहिए। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर एक्सेस चूज करना है आपको। अब किधर चूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जिधर से आपको कैलकुलेशन आसान लगे, जहां से एंगल मेजरमेंट करना आसान हो, जहां पे कंपोनेंट कम से कम करने पड़े, ऐसे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस आप चूज कर लीजिए। उसका नाम XYZ या फिर अपने मर्जी से रख दीजिए। ओके, पहला काम तो ये करोगे, आप करोगे ये X, फिर आप यूज करोगे Y और एक तीसरा एक्सिस ड्रॉ करोगे Z। ये 3 एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया और जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं F1, F2, F3, F4, सारे फोर्सेस को का X कंपोनेंट फाइंड आउट करिए और जितने भी फोर्सेस आपको दिख जाएं सबका X कंपोनेंट निकालिए और सारे X कंपोनेंट को ऐड करके आप क्या कर दीजिए? जीरो के बराबर। सिमिलरली सारे Fy कंपोनेंट निकालने हैं, सारे फोर्सेस का Y कंपोनेंट फाइंड आउट करिए, Fy लिखिए और Fy का वेक्टर सम कर दीजिए जीरो, Fy नेट। और सिमिलरली सारे फोर्सेस का Z कंपोनेंट निकालिए, इसको सम करके आप कर दीजिए जीरो। तो ऐसे में अगर ये आपने कर दिया तो आपने इक्विलिब्रियम में कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। आपने कंफर्म कर दिया कि ऑल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो है, किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स का एलिमेंट बच नहीं गया। ओके, इन जनरल हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2D प्लेन में होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और अगर 2D प्लेन में है तो आप इसमें से X, Y, Z या किसी भी 2 एक्सेस का यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब इन सब बातों को लगाते हैं क्वेश्चंस में और सीखते हैं कि इन सारे जो आपको मैंने अप्रोच बताए, इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक का मास इक्वल है और ये 3 रस्सियों के सहारे बंधे हुए हैं। हमसे पूछा गया कि बताओ इन स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो पहली बात है, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है? कंफर्म कर लीजिए। तो क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, इसका मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। कंफर्म करिए पहले। ओके, अब क्या करें? मैं चाहूंगा कि हर एक बॉडी का, हर एक मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्वेशंस लिखें और इक्वेशन लिखने के बाद सारे फोर्सेस को X में, Y में और Z में जीरो कर दीजिए। इतना ही करना है आपको। तो पहले मैं बनाऊंगा FBD, इसका नाम रख देता हूं A, इसका नाम B और इसका नाम C। A वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं, A वाले ब्लॉक का FBD बनाते हैं। नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर फोर्स लग रहा होगा T1।
अब सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसको मैं वाई एक्सिस नाम दे देता हूं। तो सारे फोर्सेस जो वाई में वो जीरो होने चाहिए, एक्स में तो कुछ है ही नहीं। तो ये 1D टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या करें, ये सारे फोर्सेस वाई में है तो बेटा एफ वाई जो नेट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट कितना हो जाएगा, T1 माइनस mg की वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। T1 की वैल्यू हो गई mg। देख लो। कमिंग टू सेकेंड वन, बी का एपीडी बनाते हैं। ब्लॉक बी का ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है T2, नीचे लग रहा है T1। टेंसाइल फोर्स के डायरेक्शन में गलती नहीं करनी है, उस ब्लॉक से जाके देखिए उस ब्लॉक पे टेंसाइल फोर्स किधर लग रहा है। तो ये जो रस्सी है T2 वाला, ये इसको ऊपर खींच रहा होगा और ये रस्सी इसको नीचे खींच रहा होगा। तो टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किस ऑब्जेक्ट पे पूछा गया, इसको देख के बताते हैं। फिलहाल बी पे बात हो रही है, तो बी के लिए टेंसाइल फोर्स ऊपर और T2 ऊपर और T1 नीचे, ओके। और इसका अपना एक मास, जिस कारण एक फोर्स लगेगा mg। अब तीनों फोर्स y में ही है, एक प्लस वाई में और दो माइनस वाई में, सब जीरो करना है अपन को। तो क्या लिखोगे, फिर से एफ वाई जीरो करोगे, दैट इज प्लस T2 माइनस mg माइनस T1 इक्वल टू जीरो। तो T2 की वैल्यू हो गई T1 प्लस mg, T1 की वैल्यू ऑलरेडी mg है तो mg प्लस mg दैट इज 2mg इज द आंसर। ये हो गया T2। कमिंग टू थर्ड वन, तीसरे वाले को देखिए। थर्ड वाले में ब्लॉक सी हमारे पास है, ऊपर टेंसाइल फोर्स T3, नीचे टेंसाइल फोर्स T2 और नीचे इसका अपना सेल्फ वेट mg। और ऐसे में इस पे अगर नेट फोर्स जीरो करोगे तो T3 माइनस T2 माइनस mg इक्वल टू जीरो करोगे। T3 इक्वल टू T2 प्लस mg, T2 की वैल्यू है 2mg, तो ये हो जाएगा 2mg प्लस mg दैट इज इक्वल टू 3mg। बड़ा सिंपल सा आंसर है, देख लीजिए क्या किया हमने, जितने ब्लॉक से उतना एफबीडी बनाया और सब पे लगने वाले नेट फोर्स को जीरो कर दिया, सारे एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक तरीका और है, इस पे आपको 3 इक्वेशंस बनाना पड़ा, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम दिख जाए अगले बार से, आप ऐसा कर लेना, इस पूरे पार्ट को एक सिस्टम मान लो। अब जब मैं ए को सिस्टम मानता हूं तो ए पर बाहर से फोर्स लगता है T1 और ये mg, तो यहां पर दोनों कैंसल आउट होने के लिए T1 इक्वल टू mg होना चाहिए। ऊपर जितना फोर्स लगा नीचे उतना ही फोर्स लगा दो, नेट फोर्स कैंसल आउट। अगला, मैं बी पे काम ना करके ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालना है T2 फोर्स, राइट। अब T2 फोर्स निकालना है तो मुझे T2 फोर्स दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा एक कवर लिया और इस कवर में मैंने दोनों ब्लॉक ए और बी को बंद कर दिया एक थैले में। अब ए और बी जो है उस थैले के अंदर है, बाहर से मुझे दिख नहीं रहा। तो मुझे क्या लग रहा है बाहर से देखने पर क्या लग रहा है कि इसके अंदर जो भी बंद होगा इससे कारण नीचे फोर्स लग रहा होगा m1 प्लस m2 दैट इज टोटल मास इनटू g, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ऊपर लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स T2। मुझे बाहर से यही दिख रहा है, थैले में मैंने बंद कर दिया, थैले के अंदर मास कैसे अरेंज है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये पता है बस कि दोनों इक्विलिब्रियम में, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। और इस स्टेट में मैं लिख पाऊंगा कि एक्सटर्नल फोर्स एक T2 हो गया और ये m1 प्लस m2g हो गया, और मुझे कंफर्म करना है कि केवल नेट एक्सटर्नल फोर्स होने जीरो होने चाहिए, इंटरनल फोर्स के बारे में सोच भी नहीं रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, और केवल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा T2 की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू g, ओके। और तीसरा, अगर आप सी के बारे में बात करोगे तो सी के लिए आप ये सिस्टम मान लो, तीनों को एक साथ सिस्टम मान लो, तो आपको दिखेगा T3 जो है वो m और m 3 mg के मास को बैलेंस कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट 3 mg। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके इस तरह से भी आंसर बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक रॉड या रस्सी जैसा कुछ दिया हुआ है, इसका लेंथ L है, मास m है, और हमसे क्या पूछा गया कि यहां से यानी इसके बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर किसी पॉइंट पर, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट पर बताइए कि टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा। बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर बताओ कि टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा। समझो बेटा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर जो भी टेंशन होगा वो इन सारे जो नीचे में मास है उसको संभाल रहा होगा, ओके। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस पूरे रॉड के मास को संभाल रहा होगा, वेट के, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, ओके। तो मुझे बात करनी है इस मास पे बात करनी है। तो बताओ भाई, इस x वाले लेंथ का मास कितना हो जाएगा। यूनिटी मेथड लगाते हैं, जो क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा, ठीक से 5 या 6 में पढ़ा होगा। आप देखो, अगर किसी लेंथ
L के कॉरस्पॉन्डिंग मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। इसी का नाम होता है लीनियर मास डेंसिटी। ओके, अब मैं पूछूं कि अगर कोई लेंथ x है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा, तो m/l इंटू x के बराबर ये मास है इसके लोअर वाले पार्ट का, जो x डिस्टेंस का हमने ये लेंथ लिया इसका मास मिल गया अपन को। अब क्या करो, इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूं। यहां से यहां तक जो पार्ट है वो है l माइनस एक्स, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है x। इसका मास हमें मालूम बेटा कितना चल गया, दैट इज m/l इंटू एक्स। अब यहां पर टेंशन T है, बेटा इसका एबीडी बनाओगे, इसका एबीडी बनाओगे तो ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा T, क्योंकि अगर टेंशन है तो इस पूरे मास को संभाल के रखा है तो ऊपर खींच के संभालेगा ना, नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को खींच रहा है। कितने से खींच रहा है भाई, जो भी इसका मास है इंटू mg से। तो T की वैल्यू हो जाएगी mg और m का वैल्यू है m/l इंटू एक्स इंटू जी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। जो अपना नया क्वेश्चन है इसमें एक मास 3 kg का और एक मास है 4 kg का, और दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। और फिर इस कंडीशन में हमसे पूछा गया कि थीटा बताइए, थीटा कितना होगा, ये एंगल विद द वॉल क्या हो जाएगा जो स्ट्रिंग बना रहा है, ये पूछा गया हमसे। पहले तो ये कंफर्म हो गया ना कि भाई साहब की बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हम काम कैसे करें, पहले हम इस वाले मास की बात कर लेते हैं, ये 4 kg। तो 4 kg के बारे में बात करोगे तो क्या देखोगे कि ये भाई जो 4 kg है ना, 4 kg, अगर ये मास इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग का टेंशन को T बोल देता हूं, इस स्ट्रिंग के टेंशन को T0 बोल देता हूं। ओके, तो यहां पर T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg यानी कि 4g 40 न्यूटन, ये तो कंफर्म है, T की वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। अगर ऐसा नहीं होगा तो 4 kg कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये जो मास है ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए नीचे 40 न्यूटन, तो टेंशन भी 40 न्यूटन का होना चाहिए, देख के भी आप बोल सकते हो। ओके, अब इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। नीचे 3 kg का मास है तो इस पे ग्रेविटी लगाएगा 3g का फोर्स, यानी कि 30 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे ड्यू टू दिस मास, दैट इज 30 न्यूटन। ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, ये एक फोर्स लगा रहा है इधर, T नाम दिया इसका, दैट इज 40 न्यूटन। एंड यहां पर एक जो स्ट्रिंग है जिसको आपने T0 नाम दिया, ये एंगल बना रहा है यहां से थीटा, और आपसे ये थीटा पूछा है। अगर आप देखोगे यहां पर तो ये एंगल भी देखो थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो आपको कुछ बताया था मैंने कि आप अपने मर्जी से, अपने हिसाब से कोई दो डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस यूज कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन में हम सबको एक्सिस चूज करना चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सिस चूज करना चाहिए। क्यों चूज करना चाहिए भाई, क्योंकि देखो अगर आप ये एक्सिस और ये एक्सिस चूज करते हो तो 40 न्यूटन और 30 न्यूटन पहले से ही एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्सिस के पैरेलल में है, तो मुझे इन दोनों का कंपोनेंट ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा केवल इस टेंसाइल फोर्स T0 का। तो पहले इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, ये टेंसाइल फोर्स को कट करते हैं, यहां लिख देते हैं, देखो इस लाइन को T0 cos थीटा। ओके, और इस लाइन को लिखते हुए इधर फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा T0 sin थीटा। इस डायरेक्शन का नाम मैंने दे दिया, मान लो x डायरेक्शन, इसका नाम दे दिया y डायरेक्शन। ओके, तो x में सारे फोर्स क्या होने पड़ेंगे, 0। इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था x वाले सारे को 0 कर दो, y वाले सारे फोर्सेस को 0 कर दो। x में कितना कितना फोर्स है भाई, इधर है 40 न्यूटन, इधर है T0 sin थीटा। तो पहला जो कैलकुलेशन आएगा अपने पास, देखो क्या आएगा, T0 sin थीटा इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और दूसरा ये देख लो T0 cos थीटा इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, या फिर आपका आंसर हो जाएगा 53 डिग्री। तो tan इनवर्स 4/3 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मास है 3 kg का, दो रस्सियों से इस तरह अरेंज्ड है। इस रस्सी में टेंशन को T1 कहा गया, इस रस्सी के टेंशन को T2 कह दिया। ओके, यहां पर वर्टिकल से एंगल 37 डिग्री है, और हमसे पूछा गया बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करें, पहले मैं इस पॉइंट का एबीडी बनाऊंगा।
ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया मैंने। नीचे 3 kg मास है, फोर्स लग जाएगा 30 न्यूटन। देख लीजिए, ये एक स्ट्रिंग इधर, इसका टेंसाइल फोर्स T2, ये एक रस्सी इधर, इसका टेंसाइल फोर्स T1। तो ज्योमेट्री कंफर्म कर लें, वर्टिकल से 37 डिग्री, ये 37 तो ये भी 37, तो अल्टरनेट एंगल से दिस एंगल इज 37 डिग्री। अगला काम है कि हम एक्सिस चूज करें, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस चूज करिए, बिकॉज ये क्वेश्चन एक प्लेन में है। तो कौन सा दो डायरेक्शन, तो आपकी मर्जी, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ऐसा कोई भी दो डायरेक्शन आप चूज कर लो। ओके, तो मेरा मन करता है कि मैं ये चूज कर लूं भाई, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, राइट, ये एक्सिस हो गया। अब क्या करें, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इस T1 का कंपोनेंट ब्रेक कर देते, देखो इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा T1 साइन 37 और ये हो जाएगा कितना, T1 कॉस 37। कंपोनेंट ब्रेक हो गया। सारे फोर्सेस या तो अब एक्स में हैं या फिर वाई में हैं। सारे एक्स वाले को चुन के जीरो करो भाई, सबको पकड़ो एक्स वाले को। तो ये पकड़ा बेटा, T1 साइन 37 डिग्री माइनस T2 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा देखो बेटा, ये T1 cos 37 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ओके, ये हो गया। यहां से T1 की वैल्यू आ गई, कितना आ गया देखो, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। T1 की वैल्यू आ गई 30 अपॉन cos 37, 30 to 4/5, 150 by 4, 75 by 2 न्यूटन का फोर्स आ गया। कहां पर भाई, देखो तो इस T1 का वैल्यू। अब T1 का वैल्यू मुझे पता है, तो T2 कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में T1 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 75/2 साइन 37 इज 3/5 इक्वल्स टू T2। ये हो जाएगा कितना, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 45/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मास है जिसका वेट गिवन है 10 न्यूटन और ये दो स्ट्रिंग के सहारे बंधा हुआ है। स्ट्रिंग का नाम है ए और बी। हमसे पूछा गया बताओ ए और बी स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स क्या होगा। ज्योमेट्रिकल कंडीशंस गिवन है, एंगल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अब क्या करें, पहले मैं इस मास का एफबीडी ड्रॉ करूंगा। पहला तो इस मास पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, दैट इज 10 न्यूटन, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग है, देखिए थोड़ा सा, ये 37 53, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। वर्टिकल के साथ आप चेक करोगे तो ये हो गया 37, ये वाला एंगल, और ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। तो वर्टिकल वाले लाइन से 37 डिग्री पर 37 डिग्री अगर ये है तो इधर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है टीबी है ये, ओके। और इस वर्टिकल से 53 डिग्री पे, ये एंगल में 53 डिग्री बोल दूं तो इधर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है TA। ये दो हमने फोर्सेस ड्रॉ कर दिए, टेंसाइल फोर्स ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन है कि भाई अगर ये सिस्टम, ये बॉडी, ये मास जिसका भी ड्रॉ किया है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे सारे नेट फोर्स 0 होने चाहिए। और इसके लिए हम पहले चूज करेंगे एक्सिस चूज करना है आपको अपनी जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं मान लेना है कि हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज एक्स डायरेक्शन। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सिस सिस्टम चूज करना है। मुझे लगा कि मुझे ये एक्सिस चूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो मैं इसको बोल दूंगा एक्स एक्सिस और इसको बोल दूंगा, इस लाइन को बोल दूंगा वाई एक्सिस। अब ये दो वेक्टर TA और TB ऑलरेडी आप देख लो तो एक्स और वाई में है, तो मुझे बस mg यानी 10 न्यूटन का कंपोनेंट ब्रेक करना है। और मुझे एंगल मालूम है, ये एंगल 37, तो ये एंगल हो गया 37। ऐसे में ये हो जाएगा 10 cos 37 और ये हो जाएगा 10 sin 37। इसको खत्म कर दो। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक्स में सारे फोर्सेस 0 कर दो। एक्स में कौन फोर्स है भाई, पहला तो TA है और दूसरा ये है, तो क्या करोगे, एक्स के डायरेक्शन में क्या काम करना है आपको, TB माइनस 10 cos 37 इक्वल्स टू 0। आपके पास मिल गया TB की वैल्यू, दैट इज 10 cos 37 इज 4/5, दैट इज 8 न्यूटन। कमिंग टू वाई डायरेक्शन, ऊपर कितना फोर्स है वाई में, देखो बेटा वाई में है TA और नीचे बेटा कितना -10 sin 37 और ये सारे मिलके होने चाहिए 0।
तो TA की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 10 इंटू 3/5 दैट इज 6 न्यूटन। तो ये दो अपने फोर्सेस हो गए TA एंड TB। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केसेस गिवन है, दोनों में एक मास और एक स्प्रिंग सिस्टम गिवन है। हमसे पूछा गया कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो बताओ कि TS1 और TS2 यानी दोनों स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स कैसा होगा, ये पूछा गया हमसे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मास इक्विलिब्रियम में है तो मास का BD बनाओ, पहले वाले केस में बनाते। इस वाले में ये मास है, नीचे क्या mg, ऊपर टेंसाइल फोर्स T1 नाम दे देता हूं इसको। तो यहां पर अगर ये इक्विलिब्रियम में मास है तो T1 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, mg के बराबर। ओके, यहां पर आप देखो, यहां पर भी एक मास m है, ऊपर टेंसाइल फोर्स का नाम T2 रख देता हूं, नीचे लग रहा होगा mg। ऐसे में नेट फोर्स यहां पे 0 है, इसके लिए T2 की वैल्यू हो जानी चाहिए, T2 की वैल्यू हो जानी चाहिए mg के बराबर। ये दो फोर्सेस हो गए T1 T2। अब क्योंकि T1 T2 की वैल्यू बराबर है तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो ये जो स्प्रिंग है ना उसको इसी रस्सी से बांधा गया है, तो अगर ये T1 तो ये भी कितना हो जाएगा T1। तो स्प्रिंग जो खींचा जा रहा है स्प्रिंग में होता है टेंसाइल फोर्स, राइट। और अगर ये आइडियल स्प्रिंग है तो इस पूरे स्प्रिंग में भी टेंसाइल फोर्स T1 ही हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हो जाएगा T2 के बराबर। तो दोनों स्प्रिंग में TS1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा TS2 के बराबर, क्योंकि ये होता है T1 के बराबर और ये हो जाएगा T2 के बराबर। बड़ा सिंपल सा है। तो पहली बात तो हो गई TS1 की वैल्यू TS2, एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात एक्सटेंशन की बात है, क्योंकि टेंशन बराबर है स्प्रिंग में। ओके, टेंशन बराबर है। K की बात देख लेते हैं, K1 K2 एक जैसा नहीं है, राइट। तो क्या करें, बात करनी है, देखना है अपन को। तो ऑब्वियस बात है अगर K1 K2 बराबर नहीं है तो मैं TS1 को लिखूंगा K1 X1, T2 को लिखूंगा K2 X2 ना। देखो स्प्रिंग का फॉर्मूला ये होता है स्प्रिंग फोर्स का। तो यहां पर क्योंकि K1 K2 बराबर नहीं है इसीलिए X1 X2 भी इक्वल नहीं होंगे। सीधी बात तो ये होगी। अगर टेंसाइल फोर्स ही बराबर नहीं है तो दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दो मास है जो एक स्प्रिंग बैलेंस से बंधा हुआ है इस तरह से। हैंगिंग कंडीशन में हमसे पूछा गया बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी। आप सीधी बात ये ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई स्प्रिंग आपको इस तरह दिख जाए तो स्प्रिंग को आप एक स्ट्रिंग जैसा एज्यूम करके उसके अंदर T निकाल लो और बाद में T की वैल्यू KX के बराबर कर देना, क्योंकि स्प्रिंग भी जो है ना वो टेंसाइल फोर्स को ही मेजर करता है। और स्प्रिंग अगर आइडियल है तो उसका मास हो जाएगा 0, तो थ्रू आउट द स्प्रिंग टेंसाइल फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी आइडियल स्प्रिंग का केस आए तो इस पूरे स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग जैसा एज्यूम कर लीजिए कुछ देर के लिए, बस एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करोगे तो उसके अंदर आप टेंशन T कह पाओगे, क्योंकि ये स्प्रिंग है। बाद में आप T को KX के बराबर कर देना। अब क्योंकि यहां पर ये मास इक्विलिब्रियम में है तो टेंसाइल फोर्स यहां भी आएगा, ये मास इक्विलिब्रियम में है तो टेंसाइल फोर्स यहां भी आएगा, और एक ही टेंसाइल फोर्स हो भी सकता है। बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी mg, चाहे आप यहां से देखो चाहे वहां से देखो, दैट इज 15g, दैट इज 150 न्यूटन के बराबर है कि नहीं है, देख लो। और बात होगी इसकी रीडिंग की, तो ये भी टेंशन रीड करता है, तो टेंशन इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, टेंशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा 150 न्यूटन। और अगर स्प्रिंग बैलेंस पे टेंशन 150 न्यूटन दिया जाए तो ऐसे में उसकी रीडिंग आ जाएगी बेटा, रीडिंग आ जाएगी कितना, TS/G के बराबर 150/G। G की वैल्यू अगर 10 रखते हो तो ये हो जाएगा 15 दैट इज 15 kg। तो ये 15 kg का रीडिंग बताएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास m है और इस तरह से जैसा डायग्राम में दिखा गया अरेंज किया हुआ है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है जिसमें टेंसाइल फोर्स T दिखाया गया और उसकी रीडिंग दी गई है 10 न्यूटन, यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम में है उस समय यहां का टेंसाइल फोर्स है 10 न्यूटन। और हमें बताना है कि मास क्या होगा, मास बताना है, ठीक है ना। G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और हमें सारे पुल्ली को और सारे स्ट्रिंग को आइडियल कंसीडर करना है। ओके, पहले मैं यहां पर टेंसाइल फोर्स T मान लेता हूं। T एक ही स्ट्रिंग यहां से चला ऐसे ही गुजरा, ये सारा एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन हो जाएगा T के बराबर। यहां पर मास पुल्ली को क्रॉस करोगे तो यहां टेंशन हो जाएगा 2T। अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स ये लग गया, फिर लग गया 2T और एक टेंसाइल फोर्स लग गया T। तो इस तरह से 4T ऊपर लग गया और नीचे लग रहा होगा mg।
और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस हो जाएंगे 0। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस कितने हो गए 4t, नीचे लगने वाले फोर्सेस हो गए mg और सारे फोर्सेस हो जाएंगे 0। यहां पर 4t की वैल्यू हो गई mg के बराबर। आपसे पूछा बताओ भाई मास कितना होगा, तो मास की वैल्यू हो जाएगी 4 × t/g। टेंसाइल फोर्स की वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन, जो स्प्रिंग मेजर कर पा रहा है, स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर पा रहा है, दैट इज 4 × 10 और g की वैल्यू आपको 10 लेना है तो ये आंसर आ जाएगा 4 kg के बराबर, यानी कि मास इसका है 4 kg। अगला एक क्वेश्चन है जिसमें एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मास है कैपिटल M, इस पे ऊपर एक आदमी खड़ा है और ये जो आदमी है ये दोनों हाथों से रस्सी को ऐसे नीचे खींच रहा है इक्वल फोर्स से, दोनों फोर्स इक्वल है, नीचे खींच रहा है। इस आदमी का मास m है और ये जो सिस्टम पूरा है इंक्लूडिंग दिस मैन एंड प्लेटफॉर्म, ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। हमें बात करना है को कितना फोर्स लगा रहा है, राइट, फोर्स कितना लगा रहा है इसके बारे में बात करनी है। पहला काम क्या करेंगे, हम टेंसाइल फोर्स लिखेंगे स्ट्रिंग में। अगर तुमने रस्सी को F से खींच दिया तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंसाइल फोर्स भी F के बराबर ही हो जाएगा, इस वाले में भी हर जगह F के बराबर टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, तो इस दोनों को सिस्टम मान ले रहा हूं क्योंकि मुझे जिस चीज के बारे में बात करनी है वो इस दोनों के बाहर दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैंने एक कवर के अंदर दोनों को बंद कर दिया। इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया। सीखो सिस्टम कैसे मानते हैं, सीखिए, ध्यान दीजिए सिस्टम में कैसे मानता हूं। मुझे फोर्स की जरूरत थी F और ये स्ट्रिंग में फोर्स होता है और मुझे स्ट्रिंग बाहर से दिखाई दे रहा है ना। हमें इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं करनी है, नहीं पूछा गया, यहां नॉर्मल नहीं पूछा गया है। नॉर्मल पूछा जाता तो मुझे यहां पर ये फोर्स दिखना चाहिए था, ऐसा कोई सिस्टम एज्यूम करते। लेकिन फिलहाल मुझे इंटरनल फोर्सेस के बारे में दिमाग नहीं लगाना, मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया और इसके अंदर बंद है एक आदमी और एक प्लेटफॉर्म, इतना मुझे पता है। और इस पूरे सिस्टम को ऊपर 4F से खींच रहे, देखो तो एक रस्सी यहां से खींच रहा, एक रस्सी यहां से खींच रहा, एक रस्सी यहां से और एक रस्सी यहां से। तो 4F से इस पूरे सिस्टम को ऊपर खींचा जा रहा है और नीचे ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा कितने से, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी से। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सीधी बात ये हो जाएगी, ऊपर का लगने वाला फोर्स और माइनस नीचे लगने वाला फोर्स, ये सब मिलके हो जाएंगे 0। तो 4F की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये F की वैल्यू। और ये इंसान फोर्स लगा रहा है, F की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 4 के बराबर। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक आदमी किसी डब्बे के अंदर खड़ा है, ओके, डब्बा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, और ये एक पुल्ली मास सिस्टम से अरेंज्ड है। अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए इस बंदे ने इस रस्सी को नीचे F फोर्स से खींचा है। हमें पूछा गया बताओ कि F की वैल्यू क्या होगी ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। क्योंकि इस बार मुझे जो फोर्स पूछा गया वापस इसको सिस्टम मानने से मुझे दिखाई देगा। क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आपने फोर्स नीचे लगाया तो इस स्ट्रिंग का टेंसाइल फोर्स F के बराबर, ये भी F और ये भी F। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो मुझे दो रस्सी बाहर दिखाई देती है और दोनों में फोर्स कितना है, F के बराबर। और नीचे इस प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल M दे रखा है यहां पर और इस आदमी का मास है स्मॉल m, दोनों को ऐड कर दोगे जो इसके अंदर बंद है, देख लो टोटल मास ये होगा सिस्टम का। नीचे फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, दैट इज दिस मच। और सारे फोर्स जीरो करने हैं तो ऊपर लग रहा है फोर्स 2F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। F की वैल्यू हो गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m g/2, सेम आंसर, ओके। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कहा गया कि एक मेटालिक प्लेट ABCD है और इसको सपोर्ट किया गया दो हिंजेस की मदद से, दैट वन इज P1 एंड P2। और अगर ये सिस्टम जो मेटालिक प्लेट है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हिंजेस पे लगने वाले रिएक्शन फोर्स अगर R1 R2 हो, कांटेक्ट फोर्स अगर R1 R2 हो, तो बताइए R1 R2 फोर्सेस किस डायरेक्शन में होंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूं इस मेटालिक प्लेट को फिर से, तो ये मेटालिक प्लेट कुछ इस तरह का दिखेगा, ओके। और यहां पर आप देखो कि एक हिंज मान लेते हैं, यहां पर एक हिंज है और एक हिंज यहां पर है। ये क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। दूसरा मुझे यह भी चेक करना है इस बॉडी में कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ओके। दोनों चीज चेक करना है मुझे। पहली बात,
यहां पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि पूरा मास को आप एक पॉइंट पर कंसीडर करोगे तो नीचे फोर्स लग रहेगा mg। ऐसे में यहां पर दोनों पे एक रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, इसको मैं कहता हूं R1y, इसको R2y। y डायरेक्शन में दोनों फोर्स जो लगेगा वो mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि अगर आप इसका एफबीटी बनाओगे तो ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा R1y प्लस R2y के बराबर, नीचे हो जाएगा mg। तो ऐसे में R1y प्लस R2y जो है ये हो जाना चाहिए mg के बराबर। ओके, तो बैलेंस करने के साथ दोनों ऊपर ही होने चाहिए। जब किसी को तुम नीचे प्रेस करोगे तो सपोर्टिंग फोर्स ऊपर लगना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप इस हिंज को रिलीज करोगे, चलो 1 को रिलीज कर दिया, तो ये बॉडी ऐसे भागना चाहेगा। ओके, और अगर आपने इस हिंज की मदद से इसको पकड़ रखा है तो हिंज जरूर इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा। क्या मतलब, समझिए एग्जांपल से, मान लो कि एक ये प्लेट है और मैंने दोनों जगह से सपोर्ट कर रखा है। अगर मैं ये छोड़ दूं तो ये ऐसे मूव कर जाएगा। नीचे क्यों मूव कर गया भाई? क्योंकि mg उसको घुमा रहा है, राइट, टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे अगर इसको संभाल के रखना है तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो हिंज वाला पार्ट दिख रहा है, अपर वाला पार्ट, उसको इधर खींच रहा होगा अपनी तरफ, राइट। तो क्योंकि ये फोर्स लगाती है, इधर घूमना चाहता है, तो रोकने के लिए आपने इधर R1x लगाया होगा। देख लो। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को फिक्स करो और इस पॉइंट को रिलीज कर दो तो क्या होगा? अगर आप इसको फिक्स करोगे और इसको छोड़ दो तो ये पॉइंट थोड़ा झुक जाता नीचे, ऐसे नहीं रहता, झुक जाता थोड़ा नीचे। तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ताकि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। तो नीचे वाला जो हिंज है इस पे y में ये फोर्स लगेगा और x में लग जाएगा ये फोर्स। देख लीजिए, ऐसे में रिजल्टेंट फोर्स जो दोनों हिंजेस पे होंगे वो एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में R1 और इस दोनों का रिजल्टेंट यहां हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज R2। तो अगर आप देखोगे इसमें तो ये हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कहा गया कि एक सिलेंडर जो 10 kg का है, 2 इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस पे रेस्ट में है। यहां पर एक PQ स्ट्रिंग भी अटैच्ड है। यहां पर सरफेस AC और AB इस सिलेंडर पे 30 और 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। हमसे पूछा गया बताओ टेंसाइल फोर्स इस स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। यहां मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना आप सब मैं सही ड्रॉ कर रहा हूं कि नहीं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा mg, क्योंकि यहां पर 10 kg का मास है तो 10g फोर्स नीचे लगेगा। दूसरा मुझे PQ का टेंसाइल फोर्स ड्रॉ करना चाहिए, मैं टेंसाइल फोर्स ड्रॉ कर देता हूं ऊपर T के बराबर। ओके, अब अगला ये AB और ये AC दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लगा रहे होंगे, कांटेक्ट फोर्स लगा रहे होंगे। फ्रिक्शन तो एब्सेंट है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो यहां पर बेटा AC से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसको मैं N1 नाम दे देता हूं, तो N1 इधर कहीं लग रहा होगा। N1 की वैल्यू दी गई है 30 न्यूटन, देख लीजिए आप। और अगर ये N1 इधर है तो इसका एंगल पता होना चाहिए। N1 क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये 53, तो वर्टिकल से ये भी कितना हो जाएगा 53। अगला जो फोर्स है वो मिलेगा AB वाले इंक्लाइंड प्लेन से, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं इधर, ये हो गया N2 और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 37, तो आप इसको लिखोगे 37। अब हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए। प्री बॉडी डायग्राम में मैंने सारे फोर्सेस दिखा दिए। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इसके लिए आपको एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है। मैं भी यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सोचो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई डायरेक्शन, राइट, वाई एक्सिस। सारे फोर्सेस को ब्रेक करना इन दो डायरेक्शंस में। 10G ऑलरेडी वाई में है, टेंसाइल फोर्स ऑलरेडी वाई में है, N1 N2 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करें भाई? तो कंपोनेंट ले लीजिए इसका भाई, ये N1 30 न्यूटन, तो इधर हो जाएगा 53 है, इधर हो जाएगा N1 cos 53, दैट इज 30, 53 की वैल्यू हो जाती है 3/5, ओके, 18 न्यूटन। और इधर हो जाएगा N1 sin 53, N1 की वैल्यू है 30 इंटू 4/5, दैट इज 24 न्यूटन। ओके, इधर देख लो, इधर N2 दे रखा है 40 न्यूटन के बराबर, ऊपर हो जाएगा 40 cos 37, 40 इंटू 4/5, 32 न्यूटन। इधर हो जाएगा N2 sin 37, दैट इज 40 इंटू 3/5, 5, ये हो गया देखो 24 न्यूटन।
एक्स में देखो बेटा ये दोनों बैलेंस है, इधर 24 न्यूटन से खींच रहे हो, इधर 24 न्यूटन से खींच रहे हो, होना ही चाहिए था बराबर, क्योंकि एक्स में सब कुछ जीरो होना है, वाई में भी सब कुछ जीरो होना चाहिए। वाई में हमें एक अननोन मालूम है, टेंसाइल फोर्स, ये टी पता करना है। मैं लिखता हूं वाई में सारे फोर्सेस को, टी प्लस 18 प्लस 32 और नीचे माइनस 100 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस ये दोनों हो जाएगा 50, तो ये टी की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन। तो ये अपना टेंसाइल फोर्स का वैल्यू है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें एक सिलेंडर के बारे में बात की गई है जिसका मास m, रेडियस r है, और ये दो कॉर्नर a और b के साथ रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। आपको यहां पर एंगल दिखाया गया है, आपसे पूछा गया बताओ नॉर्मल रिएक्शंस जो a और b के साथ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन पता करना है अपन को, राइट। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसका एबिलिटी ड्रॉ करूंगा। पहला तो यहां पर देख लो बेटा, यहां पर एक फोर्स लगा दूंगा mg, राइट। दूसरा, अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देखना है ना, तो यहां पर कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा b, और ये जो पॉइंट है इसका मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो यहां से जो फोर्स मिलेगा ये हो जाएगा NB, और यहां से जो फोर्स मिलेगा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर दैट इज NA, और दोनों बीच में एंगल भी देखना है, तो ये वर्टिकल के साथ ये देखिए, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब मुझे NB ड्रॉ करना था, मैंने NB ड्रॉ कर दिया, इधर मैंने NA ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है ना। अब आप देखो यहां पर आपको क्या करना है, सारे फोर्स जीरो करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस चूज करना है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो ये एक्सिस चूज कर लो, तो मैं ये एक्सिस चूज कर लेता हूं और एक ये एक्सिस चूज कर लेता हूं। NA NB का कंपोनेंट ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, केवल मुझे ब्रेक करना पड़ेगा mg का कंपोनेंट। ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30 हो गया, इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 30 दैट इज √3/2 mg, राइट। और इधर कंपोनेंट mg का आ जाएगा mg into sin 30 दैट इज mg/2। mg को खत्म कर दो, ब्रेक हो चुका है। ये सारे फोर्सेस x में जीरो करते हैं, तो अलोंग x की बात करोगे तो x के अलोंग देखो क्या आ जाएगा, NA माइनस mg/2 इक्वल्स टू 0। तो NA की वैल्यू कितनी आ गई, NA की वैल्यू आ गई mg/2। आपसे वैसे NA पूछा नहीं गया इसमें। अब अगला y में बात करोगे बेटा, तो y में कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्स है ऊपर NB और नीचे है √3/2 mg, इसको जीरो के बराबर कर दो, तो NB की वैल्यू आ गई यहां पर कितना, mg/2 इंटू √3। आपसे पूछा NA NB में रिलेशन क्या है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, mg एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करूं बेटा, NA/NB लिख देता हूं, NA/NB लिख देता हूं। NA की वैल्यू कितनी हो गई, NA की वैल्यू हो गई mg/2, और NB की वैल्यू हो गई, NB की वैल्यू हो गई कितना, √3/2 mg। mg खत्म, 2 खत्म बेटा, ये हो गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 टाइम्स NA की वैल्यू हो जाएगी NB के बराबर। सो दिस इज द रिलेशन, NB इज √3 टाइम्स NA, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें एक मासिव रोप या चेन है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से A और B पॉइंट से कनेक्टेड है। मुझसे पूछा गया कि अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो यहां पर टेंशन बता दो और एक टेंशन यहां बता दो, इसको मैं TC, इसको मैं T बोल दे रहा हूं। अब अगर आप इस पे काम करोगे तो कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। ऐसा कर लेते बेटा, इस दो पॉइंट पे बात करनी है ना, तो इस मास को मैं अलग से सेपरेट कर लेता हूं। अगर पूरे का मास m है तो आधे वाले का पार्ट का मास होना चाहिए m/2, तो इस पूरे को मैं एक पॉइंट मान लेता हूं क्योंकि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। इस आधे वाले का पार्ट अगर m/2 है तो नीचे फोर्स लगेगा m/2 इंटू g। ओके, अब देखो बेटा यहां पर ये एंगल ऑलरेडी थीटा है तो स्ट्रिंग का डायरेक्शन इधर ही है, तो टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन इधर ही मैं मान लूंगा। इधर मान लेता हूं बेटा इस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो गया। दूसरा, एक टेंसाइल फोर्स TC यहां लग रहा होगा और यहां पर स्ट्रिंग का डायरेक्शन देखो इस तरह से है ना, हॉरिजॉन्टल में, तो यहां से इस मास को रस्सी इधर खींच रहा होगा और इसका नाम है TC। और ये तीन फोर्सेस के साथ ये जो आधा मास है वो इक्विलिब्रियम में है। आप चाहे तो पूरे मास के साथ भी काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसमें TC नहीं निकाल पाओगे। मैं एक साथ ही दोनों कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब दो फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ऐसे में एक्सिस ये
एज्यूम कर लेता हूं मैं, ये हो गया x और ये हो गया y। अब t को ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा t sin थीटा और ये हो जाएगा t cos थीटा। वर्टिकल में अगर आप देखोगे y के डायरेक्शन में काम करोगे तो t sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी m/2g, इसलिए t की वैल्यू हो जाएगी m/2 sin थीटा इंटू g, mg/2 sin थीटा। ये तो हो गई t की वैल्यू, ये मिल गया अपन को। अब हमें tc निकालना है तो आएंगे x के डायरेक्शन में काम करेंगे। x के डायरेक्शन में tc की वैल्यू है t cos थीटा। t की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, दैट इज mg/2 sin थीटा। ये t की वैल्यू हो गई, इनटू cos थीटा करना है आपको, तो ये हो जाएगा mg/2, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा है ना, नीचे या ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा विल बी cot थीटा। सो दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया कि एक फिक्स वेज है, दो मास है 10 kg और 5 kg के जो डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये दोनों एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो एंगल थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अब ये अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि 5 kg को ग्रेविटी जितना खींच रहा होगा और 10 kg को ग्रेविटी इस इंक्लाइंड प्लेन में जितना खींच रहा होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। एक्चुअली में tan g का डायरेक्शन यानी कि tan g का डायरेक्शन ये वर्टिकल डाउनवर्ड, यहां पर ये नॉर्मल फोर्स, ये इधर तो कभी जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर फिक्स वेज है, इधर स्लाइड होने की संभावना है। कितने स्लाइड करने की कोशिश की जाएगी, tan g sin थीटा इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा भाई, चल इधर। लेकिन अगर ये 5 kg पे लगने वाला फोर्स 5g इसको रोक दे, यानी ये दोनों फोर्स पे लड़ाई हो रही भाई, कौन बड़ा कौन छोटा। अगर ये बड़ा तो सिस्टम ऐसे मूव करेगा और ये बड़ा तो सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करेगा, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो सिस्टम एक्सेलरेट तो नहीं करेगा। इसीलिए अगर सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करवाना है तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाए, दैट इज tan g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5g। तो ये हो गया 10, ये g कैंसल आउट कर दो तो tan sin थीटा हो जाएगा 5 के बराबर, sin थीटा विल बी 1/2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर। आ गया समझ में। वैसे आप चाहो तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस है तो थोड़ा लगा लेना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं टेंसाइल फोर्स T एज्यूम कर लेता हूं। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो N को काउंटर करेगा mg cos थीटा, ये बैलेंस हो जाएंगे, और T बैलेंस करेगा tan g sin थीटा को, तो T इक्वल टू हो जाएगा tan g sin थीटा। ये 10 kg ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अगर इसके बारे में बात करोगे तो ऊपर टेंसाइल T और नीचे 5g, तो T की वैल्यू हो जाएगी 5g सीधे, और दोनों को डिवाइड कर दो तो T और T खत्म, तो 5g की वैल्यू फिर से आ गई tan g sin थीटा, g कैंसल आउट, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर। अब वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसमें एक फिक्स वेज के ऊपर एक ब्लॉक अननोन मास का और एक 10 kg का इस तरह से रखा गया। सरफेस स्मूथ है और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो m की वैल्यू बताइए, या फिर m की वैल्यू क्या रखें ताकि ये एक्सेलरेट ना करे, मास उसके ऊपर स्लाइड ना करे, राइट। तो मैं कहूंगा कि भाई देख, इधर जितने फोर्स से चीजों को खींचा जा रहा है दैट इज tan g sin 37, इधर ग्रेविटी तो खींचेगा इस डायरेक्शन में स्लाइड करवाने के लिए mg sin 53, और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, ये जितना इधर खींच रहा है और ये जितना इधर खींच रहा है, दोनों बराबर हो गए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, दोनों मास एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो एक लाइन में आप लिखोगे tan g sin 37 इक्वल्स टू mg sin 53, यहां से g खत्म, 10 into 3/5 इक्वल्स टू m into 4/5, 5 से 5 खत्म, तो m की वैल्यू हो जाएगी 30/4, दैट इज 15/2, दैट इज 7.5 kg। देख लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक दीवार है, दोनों के बीच में एक स्फीयर और एक ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों का मास गिवन है। इस दीवार से कांटेक्ट फोर्स N और N की वैल्यू हमसे पूछा गया, बताओ भाई N की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं भाई कि मुझे यहां के बारे में कुछ तो नहीं पूछा गया ना, तो मैं इस दोनों को सिस्टम मान लेता हूं। सिस्टम मानूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ठीक है भाई। मैं इसको मान लेता हूं सिस्टम, इस तरह से, ये सिस्टम मान लिया, ऐसे सिस्टम मान लिया, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। इस पे
एक कांटेक्ट फोर्स ये हो गया और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां हो गया, इसको मैं n डैश, इसको मैं n बोल देता हूं, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ये तीन फोर्सेस लग रहे होंगे, मैं इसका एबिलिटी बना लेता हूं। कंबाइंड मास के लिए इधर लग रहा होगा नॉर्मल, जो मैं पता करना है, ये लग रहा है n डैश, और नीचे लग रहा है बेटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g, टोटल मास, राइट, टोटल वेट लग गया यहां पर। और मुझे ये n फाइंड आउट करना है। क्या करें, पहले मैं यहां पर एक्सेस चूज करूंगा, एक्सेस चूज कर लेते हैं, ये हो गया एक्सेस इस तरीके से। एंगल देखोगे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब n डैश का कंपोनेंट इधर हो जाएगा n डैश कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा n डैश साइन थीटा। n डैश साइन थीटा n के बराबर होना चाहिए, x में बात करोगे तो, x में बात करिए, n की वैल्यू हो गई n डैश साइन थीटा, और अगर वर्टिकल में बात करोगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g की वैल्यू हो जाएगी n डैश कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, ये y का डायरेक्शन हमने लिखा है, राइट। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, n अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g इक्वल्स टू tan थीटा। तो n की वैल्यू हो गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g इनटू tan थीटा, राइट। सो दिस इज द आंसर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक स्मूथ सिलेंडर है जिसका मास m है और दो इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये रेस्ट में है। ज्योमेट्री हमारे पास गिवन है, हमसे पूछा गया कि Na और Nb क्या होगा, जहां पर Na कॉन्टेक्ट फोर्स एट कॉन्टेक्ट पॉइंट A और एट कॉन्टेक्ट पॉइंट B है, मुझे Na और Nb फाइंड आउट करना है बेटा। तो कैसे करें, सबसे पहले बनाइए एफबीटी, नीचे फोर्स लग रहा होगा कैपिटल M इंटू जी। अब ये B वाले सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा NB और ये हो जाएगा NA। तो NB और NA ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया NA और ये हो गया NB। एंगल देख लेते हैं एक बार, तो NA वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, तो दिस वन इज 30 डिग्री, और NB हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब इस बार देखोगे तो ये दोनों हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे मुझे नेट फोर्स जीरो करना है और इसके लिए मुझे एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ये मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं इस बार, ये और ये दो एक्सिस मान लेते हैं, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। कंपोनेंट मुझे केवल mg का ब्रेक करना पड़ेगा, केवल mg का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज Na ऑलरेडी x में है, NB ऑलरेडी y में है, mg का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये एंगल 30 डिग्री मुझे मालूम है, तो ये हो जाएगा mg cos 30 और ये हो जाएगा mg sin 30। इसको खत्म कर देते हैं। अब y में बात करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, राइट। तो y में बात करोगे तो nb की वैल्यू हो जाएगी mg sin 30 डिग्री, होना चाहिए। यहां पर ये हो जाएगा mg/2। अब बात करोगे x के अलोंग, x में फोर्स लग रहा है ऊपर Na और नीचे लग रहा है कितना, mg cos थीटा cos 30, तो ये हो जाएगा mg cos 30 that is √3 mg/2। so this is the value of Na and Nb। तो आज के क्लास में हमने बात करी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। उम्मीद कर सकते हैं अब कि आपसे एक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो घर पे जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, राइट। तो आज के क्लास में बातों को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।